ट्रंप के आने के बाद क्या बदला है? कि ट्रंप ने आते ही रेसिप्रोकल टैरिफ्स लगा दिए। मेरे ख्याल से हर इंडियन को ट्रंप को थैंक यू कहना चाहिए। हम 80 बिलियन डॉलर का माल भेजते हैं, निर्यात करते हैं, और 40 बिलियन डॉलर को इंपोर्ट करते हैं, आयात करते हैं। अब ये बताइए कि जियोपॉलिटिकल क्राइसिस या जो डेवलपमेंट्स होती है उसका इम्पैक्ट मार्केट्स पे कैसे पड़ता है? जो मोस्टली इंडियंस ही हैं, मोस्टली, ठीक है ना, वो सारी जॉब्स को रिप्लेस कर दिया एआई ने। सबसे बड़ा जियोपॉलिटिकल रिस्क क्या है? सबसे बड़ा जियोपॉलिटिकल रिस्क है जो गोल्ड और सिल्वर आपको बढ़ता हुआ दिख रहा है। यूएस डीप स्टेट क्या है? ब्लैक रॉक्स ऑफ द वर्ल्ड। जब जापान अपना ट्रेजरी बिल निकालना शुरू करेगा तब क्राइसिस शुरू हो जाएगा। अच्छा, ये बताइए कि रिटेल इन्वेस्टर कैसे अवॉइड करे इमोशनल डिसीजन मेकिंग? बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछा, लेकिन इट्स अ वेरी इंटेलिजेंट क्वेश्चन ऑल्सो। हेलो एंड वेलकम। आप हमारे नए पॉडकास्ट एपिसोड को देख रहे हैं और आज के एपिसोड में हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट वर्ड की बात करेंगे, जियोपॉलिटिक्स और जियोपॉलिटिकल सिचुएशन, जियोपॉलिटिकल क्राइसिस। ये वर्ड आपने बहुत सुना होगा पिछले कुछ जब से ट्रंप साहब यूएस के प्रेसिडेंट बने हैं तब से ये क्राइसिस जो है वो बहुत ज़्यादा आम हो चुकी है और इसका इम्पैक्ट हमारे मार्केट्स पे पड़ता है, चाहे वो इक्विटी मार्केट्स हो, चाहे वो कमोडिटी मार्केट हो। कमोडिटी मार्केट में क्रूड हो, गोल्ड हो, सिल्वर हो, या फिर कोई भी कमोडिटी आप की बात करें, या फिर आप फॉरेन करेंसीज की बात करें। फॉरेक्स में काफ़ी मूव्स होते हैं और हम बोलते हैं कि दिस इज़ बिकॉज ऑफ द जियोपॉलिटिकल रिस्क्स दैट और द क्राइसिस दैट द वर्ल्ड इज़ फेसिंग। इसी पे हम चर्चा करेंगे और आज के हमारे बहुत ही खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं मिस्टर गौरव अग्रवाल। ही इज़ फाउंडर द पिगी बैंक इन्वेस्टमेंट्स एंड ही इज़ गोइंग टू टॉक अबाउट financial decisions based on geopolitical events, based on geopolitics and geopolitical events. तो गौरव सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। थैंक यू वेरी मच मैम। मेरी तरफ से आपको और आपके सभी दर्शकों को, जितने आपके व्यूअर्स हैं, जितने सब्सक्राइबर्स हैं, दे आर वेरी लकी दैट दे आर योर सब्सक्राइबर्स, ठीक है ना, क्योंकि आपका शो इज़ एन एक्सीलेंट शो। मैं बहुत फॉलो करता हूँ, आई हैव बीन फॉलोइंग फॉर पास्ट सो मैनी मंथ्स, राइट, एंड इट इज़ एक्सीलेंट, यू आर डूइंग एक्सीलेंट, एंड होपफुली ये वाला हमारा एपिसोड भी अच्छा जाएगा। Thank you so much. I would be adding some value to your viewers. Yes, and because you'll be adding great value to our show because I'll try, ma'am. geopolitical concerns, geopolitical crisis, geopolitical situation, ये वर्ड आप जो भी आप आजकल आर्टिकल पढ़ते हैं उसमें पहला वर्ड तो यही होता है। तो इसका इम्पैक्ट हमारे मार्केट्स पे, हमारे फंक्शनिंग पे, हमारी इकोनॉमीज पे बहुत पड़ता है। तो ये जियोपॉलिटिकल सिचुएशन इस समय क्या लग रही है आपको? पहले तो हम डिस्कस करते हैं ट्रंप के आने के बाद क्या बदला है। मैम, एज फार एज ट्रंप के आने के बाद क्या बदला है, देखो, जब ट्रंप साहब ने आना था, ट्रंप रिप्रेजेंट्स द रिपब्लिकन पार्टी एंड उन्होंने डेमोक्रेट्स को बाय बाय किया, जो बिडेन को बाय बाय किया, ठीक है ना। एवरी इंडियन in India and all the diaspora, Indian diaspora around the world was very, very happy that Trump will come and India is going to flourish. India is going to take the another leap, you know, leap and bounce से grow करेगा। But अचानक अगर आप देखेंगे कि ट्रंप ने आते ही रेसिप्रोकल टैरिफ्स लगा दिए सभी कंट्रीज़ पे, और उन्होंने सबसे ज़्यादा ब्लेम किया इंडिया को, कि इंडिया एक ऐसा कंट्री है जो सबसे ज़्यादा टैरिफ हमारे पे लगाता है अमेरिका से, इसीलिए उसने हमारे पे 25% का रेसिप्रोकल टैरिफ लगा दिया। 25% का रेसिप्रोकल टैरिफ को छोड़ दो आप, उसके ऊपर उन्होंने एक रीज़न दे दिया कि आप रशियन ऑयल बाय करते हो, और रशियन ऑयल बाय करने से आप रशिया का फ्यूल कर रहे हो, और रशिया उस फ्यूल से यूक्रेन के ऊपर अटैक कर रहा है, तो 25% और लगा दिया, राइट। कहाँ हम अमेरिका हमारे पे 3% टैरिफ लगाता था, जिससे हम 50% टैरिफ पे आ गए, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा, एज फार एज इंडियन इन्वेस्टर्स एंड इंडियन इकोनॉमी इज कंसर्न, ये सबसे बड़ा डेंट हमारी इकोनॉमी पे पड़ा। लेकिन हैविंग सेड दिस, मेरे ख्याल से हर इंडियन को ट्रंप को थैंक यू कहना चाहिए। आपको भी थैंक यू कहना चाहिए, मुझे भी थैंक यू कहना चाहिए। वाई? उसने बहुत अच्छा किया। उसने इसलिए अच्छा किया मैम, क्योंकि हम इंडिया एक अकेली अमेरिका कंट्री है जिस पे हमारा ट्रेड सरप्लस है। हम 80 बिलियन डॉलर का माल भेजते हैं, निर्यात करते हैं, और 40 बिलियन डॉलर को इंपोर्ट करते हैं, आयात करते हैं। हम 40 बिलियन डॉलर ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं। हमारे को करेंसी ऐड करता था वैल्यू, ठीक है जी। हमारे को डेफिनेटली 50% डेंट करने से हमारे को डेंट पड़ा, लेकिन
जो आप कहेंगे ना कि हम एक कॉम्प्लेसेंट मोड में थे, हमारी मिनिस्ट्री, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट, हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट एक कॉम्प्लेसेंट मोड में थे कि इंडिया और अमेरिका को माल जा रहा है, अमेरिका से ऑर्डर्स आ रहे हैं और अमेरिका से हमारा बिजनेस चल रहा है, वो आराम से बैठ के खा रहे थे। उससे वो जागे, नींद से जागे। आप देखो उसके बाद हमने धड़ाधड़ पहले हमने यूके के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया, फिर हमने ऑस्ट्रेलिया के साथ किया, फिर न्यूजीलैंड के साथ किया, फिर अब मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील्स कह रहे हैं यूरोपियन यूनियन के साथ किया, ठीक है। कनाडा के साथ हमारी ऑलरेडी मिस्टर कार्नी, हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ कनाडा, ही माइट बी कमिंग टू इंडिया नेक्स्ट मंथ, उनके साथ हमारी ट्रेड डील की बात चल रही है, ठीक है जी। तो अमेरिका अगर ये नहीं करता तो क्या हम इतनी सारी मार्केट्स खोलते? नहीं खोलते। अब फाइनली देखो उसने भी FTA कर लिया साइन। तो आई वुड से कि इकोनॉमी चेंज हुई बट इंडिया के लिए पॉजिटिवली चेंज हुई। सो दिस इज व्हाट माय ओपिनियन इज दैट ट्रम्प को एवरी इंडियन शुड से थैंक यू टू ट्रम्प। सो दिस इज माय पॉइंट ऑफ व्यू। दैट्स अ ग्रेट पॉइंट ऑफ व्यू। यस, आपने बहुत अच्छे से समझा दिया कि ट्रम्प का क्या इम्पैक्ट पड़ा। हम सोए हुए थे, स्लम्बर में थे इंडिया, और हम जग चुके हैं, और जितनी हमने डील्स की है और आशा करते हैं कि इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट हमारे मार्केट्स पे भी पड़े। अब ये बताइए कि जियोपॉलिटिकल क्राइसिस या जो डेवलपमेंट्स होती है उसका इम्पैक्ट मार्केट्स पे कैसे पड़ता है, और मार्केट्स कौन सी बात को सीरियसली लेता है और कौन सी बात को टाल देता है? मैम देखो, जियोपॉलिटिकल इश्यूज और जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स और जियोपॉलिटिकल चेंजेस, दिस इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ दी लाइफ, ठीक है। ये हर कंट्री को समझना पड़ेगा। वी विल डिस्कस रिगार्डिंग टू आवर इकोनॉमी ओनली विद द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया ओनली, ठीक है जी। देखो कुछ होती हैं जो नॉइजेज होती हैं। नॉइजेज क्या होती हैं? जैसे फॉर एग्जांपल कमोडिटी प्राइस में टेम्पररी उछाल आ गया या गिरावट आ गई, उसको हमारे इन्वेस्टर्स को इग्नोर करना चाहिए अपने डिसीजन, इन्वेस्टिंग डिसीजन को लेकर। अगर उन्होंने इन्वेस्टिंग डिसीजन लिया विच इज़ अ लॉन्ग टर्म डिसीजन, तो अगर कोई कमोडिटी प्राइस में ग्लोबली उछाल या गिरावट आती है टेम्पररी, शॉर्ट टाइम के लिए, उसको इग्नोर करना चाहिए, ठीक है जी। कुछ कहीं पे किसी भी कोई एनी कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड कहीं वॉर लग गया, ठीक है ना, उसको हमारी मार्केट को इग्नोर करना चाहिए, उसको देखते हुए अपने डिसीजंस नहीं चेंज करने चाहिए, ठीक है। अब किसको देख के डिसीजंस चेंज करने चाहिए? किसका इम्पैक्ट पड़ता है? किसका इम्पैक्ट पड़ सकता है? जैसे कि हमारे पे अगर USA एज ए कंट्री लॉन्ग टर्म सैंक्शंस लगाता है, ठीक है, लॉन्ग टर्म सैंक्शंस कुड बी 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर्स डाउन द लाइन, बट 3 साल के लिए आपको सैंक्शन करता है, यस दैट इज गोइंग टू चेंज योर, दैट शुड चेंज योर इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी, ठीक है जी। लॉन्ग टर्म सैंक्शंस क्यों लगाता है वो? फॉर एग्जांपल अगर हम एक एग्जांपल से बात करें कि 1999 में हमने पोखरण में न्यूक्लियर टेस्ट किया, राइट, न्यूक्लियर टेस्ट किया तो USA ने हमें सैंक्शन कर दिया। दैट इज अ टाइम जिसमें हमें पता था कि 2-3 साल तक सैंक्शन रहेगा, तब आपको इन्वेस्टमेंट डिसीजन चेंज करना है। नॉट लाइक कि शॉर्ट टर्म सैंक्शन, जैसे कि उसने ईरान को सैंक्शन कर दिया और सारे वर्ल्ड को कह दिया कि ईरान से जो ऑयल लेगा मैं उसको भी सैंक्शन कर दूंगा। तो इंडिया अगर ईरान से ऑयल ले रहा था तो इंडिया ने कहा अमेरिका को इन रिटर्न, ओके वी विल स्टॉप बाइंग ईरानियन ऑयल, बट अगले 3 महीने के लिए हमें लीवाई दिया जाए, क्योंकि हमारा माल जो ऑर्डर हमने पे कर रखा उसके बाद हम बंद कर देंगे। सो दिस इज द थिंग्स, दीज आर द थिंग्स विच इन्वेस्टर हैज़ टू अंडरस्टैंड कि कौन सी चीज़ किस तरह, उसका इम्पैक्ट कितना है और कितनी देर तक के लिए है, लंबा जाने वाला है कि शॉर्ट टर्म है। शॉर्ट टर्म को बिल्कुल इग्नोर करना चाहिए इन्वेस्टर को, और अगर वो लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट है तो डेफिनेटली अपने एडवाइजर के साथ बैठें और उसको डिस्कस करें और अपने पोर्टफोलियो को रीअरेंज करना चाहिए। दिस इज एक सेक्टर की मैं बात करती हूँ सर आपसे, एक वो है IT सेक्टर, ठीक है। IT सेक्टर में हमने देखा पिछले 18 महीने से कुछ नहीं किया, बहुत सारी दिक्कतें थी जिससे स्ट्रीमलाइन करने की IT सेक्टर कोशिश कर रहा था। फिर टैरिफ्स हो गए, फिर H1B वीज़ा का मार पड़ी। अब ये माना जा रहा था कि AI में हम बहुत पीछे हैं, ये भी एक फैक्टर प्ले करता है, लेकिन हमारा IT सेक्टर जो है सर्विसेज मेजरली कंट्रीब्यूट करता है, हमारे GDP में काफ़ी कंट्रीब्यूशन आता है, वो मार खा रहा है। इज इट बिकॉज ऑफ द जियोपॉलिटिकल स्ट्रक्चरल चेंजेस दैट आर हैपनिंग, या फिर कुछ और मुद्दा है? मैडम इसके 2 कारण हैं। पहला मेजर कारण है, आप 18 महीने आपने कहा कि IT नहीं चल रहा, क्योंकि हमारा सबसे बड़ा बायर IT का कौन है? USA। 70% ऑफ दी सर्विस रेवेन्यूज आर जनरेटेड फ्रॉम USA। और अगर आप देखेंगे पिछले 1 साल से US पहले सैंक्शन से पहले भी US की इकोनॉमी वॉज स्लो, उसकी इकोनॉमी ड्यू टू दी स्लोइंग ऑफ द इकोनॉमी हमारा IT सेक्टर पिटा। उसके बाद ट्रंप ने आके सैंक्शंस लगा दिए, हमारा IT सेक्टर फिर पिटा। तो इसको देखते देखते 18 महीने हो गए। एंड इसी 18 महीने के बीच में अगर आप देखोगे दूसरा रीज़न, जो AI जिस तरह से इवॉल्व हुआ, जो एंट्री लेवल
जॉब्स होती हैं, जो एंट्री लेवल जॉब्स होती हैं आईटी में, जैसे फॉर एग्जांपल एंट्री लेवल में आप कह सकते हो इन टर्म्स ऑफ सैलरी इफ आई से $1 लाख, 1.2 लाख डॉलर और $1.5 लाख की जो जॉब्स हैं अमेरिका में, जो मोस्टली इंडियंस ही हैं मोस्टली, ठीक है ना, वो सारी जॉब्स को रिप्लेस कर दिया एआई ने, उनको नहीं चाहिए, दे डू नॉट वांट दोज पीपल, ठीक है। यू विल सी ऑल दोज पीपल ईदर दे विल मूव बैक टू इंडिया or they'll move back or they will move to Bahrain or UAE in coming times. So ये दो मेजर रीजंस हैं जिसके कारण हमारा आईटी सेक्टर नहीं चल पा रहा। और अगर हमारे आईटी सेक्टर की जो कंपनीज हैं अगर उनको चलाना है अपने आप को, उनको अपनी मार्केट को वेस्ट से निकल के मिडल ईस्ट में और अदर मार्केट्स में डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा। जो करेगा और एआई पे पुश करना पड़ेगा, जो करेगा वो चलेगा, जो नहीं करेगा वो नहीं चलेगा। तो दिस इज द बेसिक रीजन एज फार एज माय ओपिनियन इज कंसर्न्ड। अभी इस समय पे सबसे बड़ा जियोपॉलिटिकल रिस्क क्या है? मैम इस समय समझना पड़ेगा सबसे बड़ा जियोपॉलिटिकल रिस्क है जो गोल्ड और सिल्वर आपको बढ़ता हुआ दिख रहा है, जो आज तक ये इवेंट नहीं हुआ, सिल्वर के साथ तो बिल्कुल भी नहीं हुआ, राइट। बेसिकली जो डी डॉलराइजेशन चल रही है, डी डॉलराइजेशन स्टार्ट हुई जब जो बिडेन की गवर्नमेंट डेमोक्रेट्स ने रशिया का अटैक ऑन यूक्रेन वॉर पे जो $300 बिलियन उसके फ्रीज किए, ट्रेजरी बिल्स जो रखता था सेविंग्स अपनी, उसको वेपनाइज किया। दैट वाज द डे जब डी डॉलराइजेशन स्टार्ट हुई, राइट। सारी कंट्रीज डर गई कि अगर इसने रशिया का $300 फ्रीज कर दिया, जो हमारी हार्ड अर्न सेविंग्स हमने रखी है अमेरिका को, वाई हमने क्यों रखी है, बिकॉज उसकी जो करेंसी है विच एंजॉयज अ रिजर्व करेंसी स्टेटस, जो रिजर्व करेंसी स्टेटस एंजॉय करती है, हमारा पैसा यहाँ पे मर नहीं सकता। जो फर्स्ट टाइम एपिसोड हुआ उसके कारण सारी कंट्रीज डर गई और सब ने ट्रेजरी बिल्स डंप करने शुरू कर दिए। फॉर एग्जाम्पल चाइना के पास $1.3 ट्रिलियन के यूएस ट्रेजरी बिल्स थे, बॉन्ड्स थे, आज उसके पास सिर्फ $650 बिलियन के ट्रेजरी बॉन्ड्स हैं। 2013 और 2025 का डेटा दे रहा हूँ, हाफ कर दिया उसने, ठीक है जी। और चाइना ने ही अपने बैंक्स को कह दिया, उनके प्रेसिडेंट ने नेशनल उनके ग्लोबल टाइम्स ने लिख के दिया है कि आप अपने यूएस रिजर्व्स को कम करना शुरू करें, राइट। आप कहीं पे भी गूगल कर लें। इंडिया ने $60 बिलियन के ट्रेजरी बिल्स पिछले 2 महीने में आउट किए हैं। अब आप ये बताएं मुझे कि ये जो ट्रेजरी बिल निकल रहा है तो उसके बाद डॉलर की वैल्यू कम हो रही है और डॉलर की वैल्यू निकल के कहाँ जा रही है? वेयर द वैल्यू इज मूविंग टू? द वैल्यू इज गोइंग टू मूव टू द एशियन करेंसीज। आई एम अगेन रिपीटिंग, द वैल्यू ऑफ डॉलर इज गोइंग टू मूव टू द एशियन करेंसीज, रुपी, रूबल, युआन एंड अदर ब्रिक करेंसीज, राइट। बट जो उसकी पाइप है, वो जो पाइप है वो मेटल की बनी हुई है, जो कि गोल्ड और सिल्वर की बनी हुई है। तो वो जो वैल्यू है डॉलर की पहले मेटल में आ रही है, फिर मेटल से एशियन करेंसीज में जाएगी। तो ये जो गोल्ड और सिल्वर बढ़ रहा है, ये सारी डी डॉलराइजेशन का कारण है कि वहाँ से वैल्यू निकल के इसमें आ रही है, अब इसमें से निकल के उसमें जाएगी। तो आपका ये भी क्वेश्चन होगा कि ये कब तक बढ़ेगा? ये तब तक बढ़ेगा जब तक जापान अपने $2.5 ट्रिलियन के ट्रेजरी बिल्स डंप करने शुरू नहीं करता। वो क्यों नहीं कर रहा? वो क्यों नहीं कर रहा? बिकॉज उसके ऊपर अमेरिका का प्रेशर है, ठीक है। लेकिन वहाँ पे मेजोरिटी के साथ अब नई पीएम, वही पीएम, सिटिंग पीएम सिलेक्ट हो गई हैं, अगेन द सेम पीएम, वो करेंगी। शी विल स्टार्ट द रीसेटिंग, इट इज़ गोइंग टू बी द क्राइसिस, स्टार्ट ऑफ द क्राइसिस, जो 2026 में शुरू होगा, एंड यू विल सी इट। तो अगर आपके पास गोल्ड है इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग के लिए, अगर आपने लिया शॉर्ट टर्म के लिए, तो जिस दिन आपका रुपया एप्रिशिएट करना शुरू कर जाए उस दिन आप गोल्ड और सिल्वर को बेच दें, ठीक है। और आपको ये भी बता दूं, जब रुपया एप्रिशिएट करेगा तब डॉलर में पहला कट आएगा, $1 इज इक्वल टू 65 रुपीज़, एंड फर्दर इट विल गो टू 3 रुपीज़ अ डॉलर बाय 2030। यस, ठीक है। तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना। आपने तो उल्टा ही कर दिया सब हाँ, कुछ। उल्टा कर दिया मैंने। क्योंकि what the reports ये मेरी predictions हैं। the reports I have been reading and going through says that रुपी जो है वो 100 तक तो जाएगा ही जाएगा, 100 को भी पार कर जाएगा। लेकिन आप तो बोल रहे हैं कि $1 की कीमत $3 तक आ जाएगी बाय 2030। अब वो 100 तक क्यों जाएगा? आपको पता है, इंडिया इज द ब्राइटेस्ट स्पॉट इन द वर्ल्ड। हम 7.5-8% से ग्रो कर रहे हैं, हमारी इन्फ्लेशन ऑल टाइम लो है,
हमारे पास FDI भर भर के आ रही है, फिर भी आपने कभी सोचा हमारा रुपये इतना डेप्रिशिएट क्यों कर रहा है? कभी आपने ये इकोनॉमी में कहीं किसी किताब में लिखा कि आपकी ग्रोथ सबसे ज़्यादा है, आपकी इन्फ्लेशन सबसे कम है और आपके पास फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी आ रही है? हमने पिछले 10 दिन में $714 बिलियन के फॉरेक्स से $729 बिलियन फॉरेक्स कर दिया इकट्ठा। हम $14 बिलियन सिर्फ एक हफ्ते 10 दिन में हमने ऐड किया। तो रुपये क्यों डेप्रिशिएट कर रहा है? आपने सोचा ये? इट इज़ नॉट ऑटोमेटिकली गेटिंग डेप्रिशिएटेड, इसको RBI मैन्यूपुलेट कर रहा। मैन्यूपुलेट क्यों कर रहा? कोई 11th का बच्चा भी बता देगा जी मैन्यूपुलेट इसलिए किया जा रहा है, इसको सस्ता इसलिए किया जा रहा है कि एक्सपोर्टर्स को फ़ायदा देना। ये 11वीं क्लास के बच्चे का आंसर है। इट इज़ नॉट द रीज़न एज फार एज आई एम कंसर्न। द रीज़न इज़ इंडिया वॉन्ट्स टू गेट देयर UPI फिक्स्ड विद so many countries around and they want कि वो countries रुपये को as a currency hold करें, as a currency hold करें और हम bilateral trade करें। वो bilateral trade करने के लिए उनके पास एक वॉस्टरो अकाउंट होना चाहिए और वॉस्टरो अकाउंट में रुपये रखना चाहिए। वो रुपये क्यों रखेगा? वो इसलिए रखेगा कि उसको डॉलर के अगेंस्ट ज़्यादा रुपये मिल रहा है। हम जितना सस्ता करेंगे रुपये, उसको $1 के अगेंस्ट आज 90 रुपये मिल रहे हैं, मैं 95 कर दूंगा, उसको $1 के अगेंस्ट 95 रुपये मिलेंगे। कल को हम उसको अप्रिशिएट कर देंगे, यू विल फाइंड रुपये कमिंग बैक टू 85, देन दोज कंट्रीज विल बी अ गेनर। ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वहाँ रखना चाह रहे हैं, लॉन्ग टर्म विजन है, ताकि हम ट्रेड करें और उसका भी इंटरेस्ट हो रुपये को डंप करने का, अपने पास रखने का। क्योंकि UPI हम जेल कर रहे हैं सबके प्लेटफॉर्म्स के साथ। आपको यू विल बी सरप्राइज टू नो, चाइना में जैसे हमारे यहाँ UPI है, चाइना में अलीपे है। वेरी सून यू विल सी बिजनेस ट्रांजेक्शन्स हैपनिंग फ्रॉम रुपी एंड वहाँ पे अलीपे के साथ युआन में पेमेंट आएगी। बिजनेसेस विल बी हैपनिंग विद चाइना लाइक दिस। अलीपे और UPI का चल रहा ऑलरेडी बैक एंड पे। यू विल गेट अ न्यूज़ इन सम टाइम। और सिमिलरली बाकी कंट्रीज के साथ। So this is the idea. But what is the kind of impact that you see on the markets then, if that's the case? देखो ये जो रीसेट होना, ये रीसेट को बेसिकली इट इज़ अ प्लान्ड रीसेट। जो US का प्रेसिडेंट है ना, वो भी एक पपेट है, उससे ऊपर भी एक पावर है जिसको कहते हैं US डीप स्टेट। अगर आपने सुना हो ये नाम, US डीप स्टेट क्या है? ब्लैक रॉक्स ऑफ द वर्ल्ड, मेरिल लिंच ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, दीज आर दी डीप स्टेट्स, दे आर दी मनी मेकर्स एंड मनी मैनेजर्स। उनको कोई USA से मतलब नहीं है, उनको किसी कंट्री, उनको तो सिर्फ पैसा बनाना है। जहाँ पे उनको पैसा दिखेगा वो वहीं पैसा बने। वो कह रहे हैं अमेरिका ख़त्म हो गया, डॉलराइजेशन शुरू हो गई है, सारी जनता जाग गई है, इसका रिजर्व करेंसी स्टेटस खत्म हो गया, अब ये जितना डॉलर छापेगा इसको बैकफायर करेगा, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि अब जो वैल्यू है वो मूव करो एशिया में। अब ये वैल्यू जो मैंने आपको कहा कि डॉलर से वैल्यू निकल के थ्रू गोल्ड एंड सिल्वर इट इज मूविंग टू एशियन करेंसी, वो वैल्यू इधर ट्रांसफर कर रहे हैं। तो वेस्ट प्रोड्यूस करेगा कमिंग टाइम्स 10 years डाउन द लाइन, और एशियन कंट्रीज बाय करेंगी धीरे। इट्स अ ग्रेजुअल प्रोसेस, ठीक है। अब शॉर्ट टर्म आपको बताता हूँ मार्केट्स के रिलेटेड हमारे इन्वेस्टर्स को या आपके व्यूअर्स को कैसे सोचना चाहिए। देखो 2024 अक्टूबर से हमारी इक्विटी मार्केट्स ने अपना ऑल टाइम हाई तोड़ा नहीं है। अगर इफ टेक इंडेक्स निफ्टी 26,260 का हाई था अक्टूबर 2024 में, आज भी वो 2024 हाई वाला लेवल तोड़ा नहीं है उसने, अभी भी वो 26,000 से नीचे है। 6 महीने की पेन और है, रीसेटिंग होनी है, क्राइसिस स्टार्ट होना ही होना। 6 महीने की पेन है, आपने घबराना नहीं है। इंडियंस इन्वेस्टर्स को घबराना नहीं है। 5-7% का हेयर एंड देयर होएगा हमारी कंट्री में, हमारे इंडेक्स में 5-7% मैक्सिमम, इससे ज़्यादा नहीं होगा। आपको टिके रहना, लेकिन उसके बाद इमेंस ग्रोथ है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स, हम तो सिर्फ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को ही हम तो एडवाइस यही करते हैं, यू शुड बी अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर नॉट अ शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, ट्रेडर्स को शॉर्ट टर्म हमेशा ध्यान रखना चाहिए। गोल्ड सिल्वर में भी बहुत ध्यान रखना, उसका मैंने आपको ट्रिगर पॉइंट बता दिया। इसका भी मैंने ट्रिगर पॉइंट बता दिया कि जब क्राइसिस शुरू होगा, जब जापान अपना ट्रेजरी बिल निकालना शुरू करेगा, तब क्राइसिस शुरू हो जाएगा। उसी का इंतज़ार करें आप सारे। अच्छा, ये बताइए कि रिटेल इन्वेस्टर कैसे अवॉइड करे इमोशनल डिसीजन मेकिंग। ऐसे टाइम्स पे क्या होता है, जब भी कोई क्राइसिस होती है या कुछ
किसी ने किसी पे वॉर कर दिया, अब जैसे यूएस और ईरान का एक इशू चल रहा है, तो सबकी नज़रें उसी पे लगी है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि हो सकता है कि वॉर हो जाए और फिर आपका क्रूड बढ़ जाए, फिर क्रूड के बाद फिर आपको लगता है कि लेट अस डंप द स्टॉक्स रिलेटेड टू ऑयल एंड गैस। तो ये इमोशनल बैलेंस कैसे मैनेज करना चाहिए ड्यूरिंग जियोपॉलिटिकल क्राइसिस? मैडम, ये बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछा, लेकिन इट्स अ वेरी इंटेलिजेंट क्वेश्चन ऑल्सो। और ये क्वेश्चन का आंसर आप 10,000 बारी बता दो, लेकिन इन्वेस्टर्स हैं जिनकी साइक उनको समझ नहीं आएगी जब तक हम वो लिख के अपने बेड के सामने वाली वॉल पे लिख के नहीं रखेंगे। कि मैंने जब स्टार्ट किया था इन्वेस्टिंग, तब मैंने टारगेट लिया था 10 ईयर्स का। तो मैं रोज़ की न्यूज़ क्यों देखता हूँ? पहला तो आंसर इसका ये है, ठीक है, लिख के रखे, आई विल नॉट सी द मार्केट्स एंड द न्यूज़, ठीक है जी। दूसरा, इसका इम्पैक्ट दो तरह के रीजंस होते हैं मैम, एक एक्सटर्नल रीजंस होते हैं, एक इंटरनल रीजंस होते हैं। हम जियोपॉलिटिकल में सिर्फ एक्सटर्नल रीजंस की बात करेंगे, वन बाय वन मैं शॉर्ट में आपको बताऊंगा। वॉर्स, आप मुझे बताओ, पहले रशिया ने यूक्रेन पे वॉर किया, उसके 3 साल हमारी मार्केट ने आउट परफॉर्म किया, क्या इम्पैक्ट पड़ा? नो इम्पैक्ट, टेम्पररी 1-2 महीने के लिए इम्पैक्ट पड़ा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा जी, उसके बाद हमास ने इजराइल पे कितने सारे रॉकेट्स लॉन्च कर दिए। इजराइल ने इन लिeu ऑफ दैट उसकी ईरान की प्रॉक्सीज हैं, बेसिकली हमास भी प्रॉक्सी है, हूती रेबल भी प्रॉक्सी हैं, दोनों को उड़ा दिया। उसके बाद सारी गाजा स्ट्रिप उसने साफ़ कर दी, ठीक है जी, हमास भी साफ़ कर दिया। कतर हेडक्वार्टर्स है उनका, उसके ऊपर भी बॉम्ब फेंक दिया। हमारी मार्केट्स को क्या फ़र्क पड़ा? कोई फ़र्क नहीं पड़ा, ठीक है। तीसरा, अचानक ट्रंप साहब अपने स्पेशल फोर्सेस को कहते हैं मदुरो को उठा लो वेनेजुएला से, उसकी बीवी को भी उठा लो ठीक है जी। वो मदुरो और उसकी बीवी दोनों को किडनैप करके ले आते हैं। क्या फ़र्क पड़ा? वेनेजुएला में उसकी जो सेकंड टू मदुरो, उसको जिसको नोबेल प्राइज़ मिला था, उसको उन्होंने प्रेसिडेंट बना दिया। क्या फ़र्क पड़ा? कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वॉर्स का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऑपरेशन सिंदूर हुआ, हमने दूर क्यों जाना है? ऑपरेशन सिंदूर 1.0 हुआ, 2.0 की वेट हो रही है, 1.0 हुआ, ठीक है। तो 1.0 3 दिन चला, क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ, भूल गए सब। तो प्लीज़ वॉर्स को नहीं देखना है, वॉर्स विल कम एंड गो, हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है। और एक और छोटी सी चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा आपके दर्शकों के लिए, ये भी सारे न्यूज़ चैनल्स देखते होंगे। न्यूज़ चैनल्स पे आके एंकर्स बोलते हैं वर्ल्ड वॉर 3 होना है, टैंक बम फेंक रहा है, उधर से उनकी स्क्रीन पे वो प्लेन गिर रहा है ना, ये वर्ल्ड वॉर 3 शुरू हो गया, आज शाम को शुरू हो जाएगा, कल कैसे शुरू होगा मैम वर्ल्ड वॉर 3? लोगों को ये समझना चाहिए कि वर्ल्ड वॉर 1 और जो 2 हुआ था वो कब हुआ था? वर्ल्ड वॉर 2 हैपन इन 1940। तब ब्रिटेन जो था उसका 40 से 50 कॉलोनीज थी, इंडिया वॉज वन ऑफ द कॉलोनी। तो उसकी लड़ाई थी जर्मनी के साथ, तो उसने जब ऑर्डर दिया अपनी कॉलोनीज को, तो कॉलोनीज को तो बीच में घुसना ही था, क्योंकि हम उनकी कॉलोनी थे, हम उनके गुलाम थे। मालिक कहेगा भी कर तू भी अटैक, तो वो करना पड़ेगा। आज बताओ वर्ल्ड वॉर 3 में अगर आपको कोई कहेगा कि तू भैया आके अटैक कर, आप करोगे? इंडिया करेगा? कभी भी नहीं करेगा। तो देयर इज नो चांस ऑफ हैपनिंग वर्ल्ड वॉर 3, ये दिमाग में बिठा लें। आज की डेट में कन्वेंशनल वॉर्स का कॉन्सेप्ट खत्म हो चुका है, आजकल सिर्फ इकोनॉमिक वॉर्स होती हैं, ठीक है जी। और ये अपने इकोनॉमिक वॉर्स होगी या हम प्रोपोगेंडा वॉर्स होगी, इन पे काम करते हैं, सब यही काम करते हैं, हैकिंग कर ली, ठीक है। दिस इज ऑल व्हाट इज हैपनिंग। इसलिए वर्ल्ड वॉर 3 कुछ नहीं होना, किसी चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ना। ये इन्वेस्टर्स को बार बार के हाथ जोड़ के विनती है कि प्लीज़ ये सारी जियोपॉलिटिकल सिचुएशन से बिल्कुल घबराओ मत, अपनी कंट्री की पोजीशन को समझें। वी आर ग्रोइंग एट 7.5% एंड वी माइट टच डबल डिजिट इन कमिंग ईयर्स आफ्टर 2027। मेरा पर्सनल प्रेडिक्शन है कि 2027 जनवरी के बाद हम 10% की फिगर जीडीपी में टच करेंगे, ठीक है, और एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होगा। आपको सिर्फ बैठे रहना है। वो एक ऐड आता है किसी का कि इन्वेस्ट राइट एंड सिट टाइट, तो सीरियसली यू शुड इन्वेस्ट राइट एंड सिट टाइट। अच्छा, आपने अब ये बात कर ली, तो इन्वेस्ट राइट में क्या क्या होता है? अगर मैम आप मुझे कहते हैं कि मेरे पास, वैसे तो मैं थोड़ी अमाउंट बता रहा हूँ, आप मुझे कहते हैं ये मेरा 5% ऑफ माई बैंक अकाउंट 1 CR, यू से टेल मी कि ये 1 CR का चेक लो और मेरे को इसको राइट एडवाइस करो। आज 2026 फरवरी है, ठीक है नहीं, तो क्या करना चाहिए? तो मैं आपको बहुत सिंपल लैंग्वेज में बताऊंगा कि मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, टेन्योर क्या? अगर आप कहोगे 5 years और लेस देन 5 years, आई विल से नो, यू पुट इन FD।
इफ यू विल से ओके आई हैव अ पीरियड ऑफ 5 years एंड बियॉन्ड और 10 years और 12 years, जो भी आपका गोल है, देन वी विल डिसाइड। कैसे डिसाइड करेंगे? हम 50 रुपये डाल देंगे आपके स्मॉल कैप में, मिड कैप में, राइट? 30 रुपये डाल देंगे हम आपके, ये आप 100 रुपए की बात कर रहे 100 रुपये की बात, 1 CR का चेक दी ना मैंने, उसको छोटा करके 100 रुपये ईजी करने के लिए कर दिया। तो 50 रुपये हम स्मॉल कैप में और मिड कैप में डाल देंगे, 30 रुपये हम डाल देंगे लार्ज कैप में, ठीक है, और 20 रुपये में हम 10 रुपये डालेंगे मेटल्स में, और 10 रुपये डालेंगे हम ग्लोबल इक्विटीज़ में। ग्लोबल इक्विटीज़ के बहुत सारे फंड्स आते हैं, जैसे चाइना फंड है, यूएस के टॉप ब्लू चिप फंड्स हैं, उनमें से कोई भी अच्छा सिलेक्ट करके उसमें डाल देंगे, और आप इसको इन्वेस्ट करके आराम से बैठ जाओ। 10 साल बाद यू विल गेट अ रिटर्न ऑफ मिनिमम 15%, 15% आपको मिल जाएगा CAGR। और 15%, आज आपने 1 करोड़, अब आप पूछो मेरे से कि 20 साल के बाद या 10 साल के बाद कितने पैसे बनेंगे? चलिए 10 साल के बाद ही लिखते हैं, 10 साल के बाद कितने बनेंगे? देखो, अगर आपकी 15% की रिटर्न आती है इस पोर्टफोलियो की कंजर्वेटिव साइड पे, तो 72 का फॉर्मूला आपके कल पॉडकास्ट में मैंने सीखा, जिसमें आप बात कर रहा था मैं जिसकी, तो 72 का फॉर्मूला, 72 को 15 से डिवाइड करोगे तो 4.5 साल बनते हैं, तो 4.5 साल में आपके पैसे डबल हो जाएंगे। तो पहले 1 करोड़ के 4.5 साल बाद हो गए 2 करोड़, 9 साल बाद हो गए 4 करोड़, और उसके बाद 1 साल और लगा लो तो लगभग 4.5 पौने 5 करोड़ रुपए आपके बन जाएंगे। तो 1 CR इज इक्वल टू 5 करोड़ in 10 years. But the surprising part is, if you remain invested in the same portfolio for 20 years, it crosses 20 CR, 23 CR, which is amazing. ये आपको इंडिया में ही पॉसिबल है। ये अगले 30 साल है हमारे लिए, ये सब इन्वेस्टर्स को समझना पड़ेगा। ये अगले 30 साल हैं। आप किसी भी एज ब्रैकेट में हो, अगर आपका पैसा 20 साल के लिए आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हो, आप चाहे 60 के हो, चाहे 50 के हो, चाहे 20 के हो, चाहे 10, जितने भी साल के हो, अगर आपके पास 20 साल का टेन्योर है, तो दिस इज द आइडियल पोर्टफोलियो, और 20 साल के लिए बैठ जाओ एंड यू आर डन। 20 साल के बाद जो इन्वेस्ट करेंगे उनको शायद ये अपॉर्चुनिटी ना मिले, आज आपको मिल रही है। सो दिस इज माय सबमिशन। आपने कहा कि ग्लोबल फंड्स का एलोकेशन भी होना चाहिए आपके पोर्टफोलियो में, और 10% आपने कहा कि 100 में से 10 रुपीज शुड गो टू द ग्लोबल फंड्स। So will it need to, is it the diversification that you are planning? Obviously diversification. जब आप इतने बुलिश है अपने मार्केट में, तो दूसरे मार्केट क्यों देखने? उसका रीज़न है मैम, उसका रीज़न ये है कि लास्ट ईयर ने हमें ये सिखाया, पिछले 10 साल से इंडिया ने कंटिन्यूसली पॉजिटिव रिटर्न दी है, ठीक है, बट लास्ट ईयर ने हमें ये सिखाया कि इंडिया ने कोई रिटर्न नहीं जनरेट करी, या बड़ी मिनिमल से रिटर्न जनरेट करी, बट countries like South Korea generated 80% returns, China 50%, Japan hefty returns, Vietnam, all the Asian countries, take it USA, take it Brazil, take South Africa, every country has generated immense returns, ठीक है। अभी भी इतनी रिटर्न जनरेट करने के बाद भी वो इकोनॉमीज अभी भी चीप है, अभी भी चीप है उनकी वैल्यूएशंस, इतनी रिटर्न जनरेट करने के बाद भी। चाइना की इतनी रिटर्न, कोरिया की 80% रिटर्न देने के बाद भी उसकी पिछले 5 साल की रिटर्न सिर्फ 4.5%, ठीक है। लेकिन हमें ऐसा लग रहा है कि ये जो यूफोरिया है, अभी ये अगले 1-2 साल और चलेगा। हम तो ग्रो करेंगे ही करेंगे, वो भी ग्रो करेंगे, डाइवर्सिफाइड रहेगा, बिकॉज यूएस से पैसा निकल के आना है, एंड इट इज़ नॉट गोइंग टू बी ओनली इन इंडिया, इट इज़ गोइंग टू बी स्प्लिट अमंग कंट्रीज एंड इकोनॉमीज। सो दिस इज द रीजन वाई वी वांट टू मेक इट डाइवर्सिफाइड। वैल्यूएशन की बात की आपने, तो इंडिया की वैल्यूएशंस पे आपका क्या ख्याल है? देखो, इंडिया की वैल्यूएशंस 2024 में जब हम ऑल टाइम हाई लगाया था, तब डेफिनेटली वी वर वेरी वेरी एक्सपेंसिव, ठीक है ना। हम ग्रो कर रहे थे, किसी भी टाइम हमको गिरना चाहिए था और हम गिरे भी, बिकॉज जो हमारी अर्निंग्स थी कंपनीज की वो मैच ही नहीं कर रही थी। हम सिंगल डिजिट की अर्निंग्स पे आ रहे थे, रिटर्न हम डबल डिजिट की दे रहे थे, वो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है ना। तो गिरना ही गिरना था, ठीक है। हम फॉरवर्ड में हमेशा एक्सपेंसिव ही चलते हैं इंडियन मार्केट्स, बट इतनी लंबी देर के लिए हम एक्सपेंसिव नहीं चल सकते। और जब अर्निंग्स आपकी जब तक डबल डिजिट में थी तब तक ठीक है, आप एक्सपेंसिव चल रहे थे। जब अर्निंग्स टूट गई तो, लेकिन अगर आप 1.5 साल की नो रिटर्न या मिनिमल रिटर्न को देखेंगे, जब हमारे स्मॉल कैप मिड कैप्स 30-30, 40-40% टूटे हुए हैं अपने हाई वैल्यू से, they are now reasonably okay, if not cheap. They are reasonably okay, if not cheap. I am again repeating. तो इसीलिए looking at the growth of the country, हम आज
इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, सब्जेक्ट टू वी आर अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। जो आपने अभी कहा कि द क्राइसिस मे अकर इन नेक्स्ट 6 months, तो हमें क्या पैसा इकट्ठा करना चाहिए टू वेट फॉर द क्राइसिस टू हैपन एंड देन इन्वेस्ट, और यू शुड स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन like we do SIPs in mutual funds, do that? लाइक आई सेड कि इंडियन इन्वेस्टर्स को घबराना नहीं है, बिकॉज हमारे करेक्शन आएंगी, बिकॉज वी आर कपल्ड विद द इकोनॉमी, तो हमारे रिपल इफेक्ट आएगा, बट हमारा जो इफेक्ट होगा दैट विल बी नॉट मोर देन 7%। ठीक है, अगर तो हम 7% को समझते हैं तो फिर तो हमें लमसम डाल के बैठ जाना चाहिए, बिकॉज ऑलरेडी हम 1.5 साल निकाल चुके हैं पीरियड का, नल पीरियड का हम 1.5 साल निकाल चुके हैं, तो हम आज लमसम भी डाल देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन येस, SIP is always considered to be a good strategy. तो rather than doing SIP, I would say कि आज आप 70 रुपये अपना डाल दो, 30 रुपये को अपना पार्क करके रखो इक्विटी और लिक्विड फंड में या किसी अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड में। जब वो क्राइसिस आए, जब आपको यहाँ से 5 या 7% नीचे दिखे तो उसको 1 गो में डाल दो। दिस इज व्हाट वी कैन डू, अगर हमने उसको और ऑप्टिमाइज करना, क्योंकि बिकॉज 5 से 7% हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। हो सकता है इंडिया इतना इंसुलेटेड हो, कुछ भी ना करेक्ट करे, फिर हम क्या करेंगे? नोबडी नोज दैट। लेकिन यस, 30% बाहर रहना फिर भी इज अ सेफर कॉल एंड इज अ रीजनेबल कॉल। तो आप 70% डिप्लॉय करें, 30% बाहर रख सकते हैं। व्हाट अबाउट गोल्ड एंड सिल्वर? गोल्ड एंड सिल्वर, लाइक आई सेड अर्लियर, कि गोल्ड एंड सिल्वर डॉलर की वैल्यू को खींच रहा है और उससे एशियन करेंसीज ने वैल्यू खींच लेनी है। ठीक है जी, 2 एक्सचेंज हैं वर्ल्ड में, एक कॉमेक्स है न्यूयॉर्क में, एक लंदन की एक्सचेंज है, जहाँ पे, ठीक है, जहाँ पर आपका ये फिजिकल मेटल पड़ा। ठीक है जी, वो आपस में ट्रेड करते रहते थे, अभी तक तो हिस्ट्री यही कहती थी। लेकिन आज की डेट में टोटल एसेट जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो 2.5 मिलियन टन्स का फिजिकल एसेट है, और जो कॉन्ट्रैक्ट्स चल रहे हैं पेपर में वो 9.5 मिलियन टन्स के चल रहे हैं। तो इतना बड़ा गैप है डिमांड और सप्लाई में, कितना बड़ा गैप है। लेकिन पेपर फॉर्म में लेने की बजाय अगर आप फिजिकल एसेट लो तो मुझे लगता है कि आप बेटर प्लेस्ड हो, बिकॉज आने वाले टाइम में जिनके पास फिजिकल एसेट होगा वो प्राइस को डिसाइड करेंगे। ये भी टाइम आएगा, दे विल डिसाइड दी प्राइस, पेपर वाले नहीं डिसाइड कर पाएंगे। कैश में सेटलमेंट करनी होगी तो डिसाइड ये करेंगे। 1 सेकंड, शॉर्ट टर्म जो ट्रेडर्स हैं, जो इन्वेस्ट कर शॉर्ट टर्म के लिए पैसा कमाना चाहते हैं, बिल्कुल उनके लिए राइट टाइम है, आज भी इन्वेस्ट करें। अभी भी वॉलेटाइल रह के ट्रेंड ऊपर का ही रहेगा, लेकिन जब क्राइसिस शुरू होगा आपको उससे पहले पहले निकलना। लेकिन उसकी टाइमलाइन नहीं है, उसका पता ऐसे लगेगा जब आपको जापान पे अपनी नज़र बना के रखनी है कि जब वहाँ पे हलचल हो, जापान जब डिसीजन लेना शुरू करे कि हमने अपने ट्रेजरी बिल्स निकालने शुरू कर दिए हैं, डिसीजन ले लिया है, तब आपको। सो हाउ डू यू गेट टू नो? अगर जापान ने शुरू कर दिया तो क्या क्या चेंजेस हो सकती है जो हमको ध्यान में रखनी पड़ेगी, बिकॉज नोबडी नोज वो कब शुरू करेंगे, राइट? देखो चेंजेस क्या हैं, आपको यू विल हैव टू बी वेरी मच इन टच विद दी बॉन्ड की यील्ड्स देखनी पड़ेगी, है ना, बॉन्ड यील्ड्स देख सकते हो आप। ठीक है, बॉन्ड यील्ड्स वैसे ही यूएस की समझ नहीं आ रही हैं, किसी को समझ नहीं आ रही है ना। तो बॉन्ड यील्ड्स में फिर भी आप बॉन्ड यील्ड्स में क्या देखोगे? आई डोंट फाइंड के बॉन्ड यील्ड्स ऊपर जाएंगी तो प्राइसेस नीचे आ रहे हैं, वेरी डिफिकल्ट। तो मतलब इट इज जस्ट अ रिस्क। तो स्टिल आई विल से कि रिटेल इन्वेस्टर बेचारा नहीं कर पाएगा फॉलो, तो उसको क्या करना चाहिए, थोड़ी देर के लिए लगा के, अगर उसको इतना मतलब ही और शी इज नॉट एबल टू कंट्रोल हिम और हरसेल्फ कि नहीं यार मैं फोमो अगर हो रहा उसको, अगर उसको फोमो हो रहा है तो वो थोड़ा थोड़ा करके डाले, और अगर 10, 15, 20% भी बनता तो निकाल के आराम से बैठ जाए। मेरा तो सबमिशन ये रहेगा मैम। हिस्टोरिकली सबसे अच्छा एसेट क्लास क्या रहा है? तो मैं आपको आपने क्वेश्चन पूछा कि सबसे सेफ एसेट कौन सा है ग्लोबल अनसर्टेनिटीज़ में। मैं आपको छोटा सा एक हिस्ट्री का एक छोटा सा चैप्टर सुनाता हूँ। जो हमारे राजे महाराजे होते थे मैम, पहले अगर आपको याद होगा तो अशर्फियाँ चलती थी, गोल्ड की, सोने की अशर्फी, सिल्वर की, चांदी की अशर्फी। क्यों चलती थी? बिकॉज उसमें उन्होंने एक मोहर लगाई होती थी, अगर आपको कभी मिले देखने को, उसमें राजे की फ़ोटो होती थी। ठीक है, उसका मतलब ये होता था कि ये राजा की गारंटी है कि इसके अगेंस्ट तेरे को इतने पैसे मिलेंगे, मतलब तेरी ये वैल्यू है इस एक अशर्फी की, राइट। तो उस अशर्फी पे राजा की मोहर होती थी। बट बाद में राजा ने, उसमें इवोल्यूशन हुआ तो उन्होंने क्या किया, अशर्फी सारी अपने पास वापस बुला ली और उसके अगेंस्ट चीप मेटल के कॉइन्स देने शुरू कर दिए कि नहीं ये तो महंगा मेटल है, इसको हमने नहीं ऐसे यूज़ करना, हम छोटे छोटे उसको कि एक अशर्फी से वो
उसका मतलब शर्फी दे के आपको वापस भी लेना है, थोड़ा सामान लेना है, तो ये सारी चीज़ें इवॉल्व हुई, तो उन्होंने सस्ते मेटल को उसको डिवाइड कर दिया। सपोज एक सोने की शर्फी से उन्होंने कॉपर की उसको का एक गोल्ड शर्फी इज इक्वल टू 100 कॉपर शर्फीज है, लाइक 1000 दूसरी नॉर्मल मेटल की शर्फीज, लाइक दैट, ऐसे वो इवोल्यूशन। सो गोल्ड और सिल्वर को तब से मान्यता दी गई है। अब मैं आता हूँ आपको एंशियंट हिस्ट्री में। 1941 और 2 जब वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था, ब्रिटेन ने जब जर्मनी पे अटैक किया, ब्रिटेन अलाय था और जर्मनी का एक अलाय था, इन्होंने जब अटैक किया आपस में, यूएस वॉज गोइंग थ्रू इंडस्ट्रियलाइजेशन, यूएस उस समय, और सारा वॉर मटेरियल यूएस में बनता था। और उस समय जो वर्ल्ड की ग्लोबल करेंसी होती थी वो होती थी स्टर्लिंग पाउंड, ब्रिटेन की, ठीक है, जिसपे रानी की फोटो लगी होती थी, ठीक है। दैट यूज टू बी दी रिजर्व करेंसी एक तरह से। वो करेंसी की वैल्यू कहाँ से होती थी? उस करेंसी के अगेंस्ट, उस नोट के ऊपर लिखा होता था कि इसके अगेंस्ट, अगर इस नोट के अगेंस्ट अगर आप मेरे पास आते हो उनके सेंट्रल बैंक के पास, तो आपको इतना गोल्ड दिया जाएगा। उसको यूज टू कॉल के करेंसी पैक्ड बाय अ प्रेशियस मेटल, बैक्ड बाय और पैक्ड बाय प्रेशियस मेटल, गोल्ड, ठीक है मैम। अमेरिका ने क्या स्मार्टनेस करी? अमेरिकन आर यूजुअली शुरू से ही बहुत स्मार्ट हैं। उन्होंने क्या कहा, ब्रिटेन ने कहा मुझे वॉर मटेरियल चाहिए, अमेरिका को कहा। अमेरिका ने कहा कि मुझे तेरे वॉर मटेरियल मैं तेरे को दूंगा, बट मुझे पाउंड नहीं चाहिए तेरे से। कहता क्या चाहिए? कहता मुझे गोल्ड चाहिए उसके अगेंस्ट, उतनी वैल्यू का। तो अमेरिका ने दबा के 2-3 साल उसको वॉर मटेरियल दिया और ब्रिटेन ने दबा के उसको गोल्ड दिया उसके अगेंस्ट। अमेरिका ने इतना ज़्यादा गोल्ड इकट्ठा कर लिया, आज की डेट में अमेरिका के सेंट्रल के बैंक के पास 8000 टन गोल्ड है। आप देखते रहते होगे, इस पे आती होंगी व्हाट्सएप पे, वो तभी का इकट्ठा किया हुआ है। जब वॉर खत्म हो गया तो अमेरिका ने कहा कि भैया गोल्ड मेरे पास है ज़्यादा, तो तेरी करेंसी कैसे वर्ल्ड की ग्लोबल करेंसी हो सकती है? वर्ल्ड वॉर 2 के बाद अमेरिका का डॉलर बिकेम दी रिजर्व करेंसी ऑफ द वर्ल्ड। ठीक हो गया? तो क्या निकला इसमें से? कौन सी करेंसी निकली और कौन सा मेटल क्या निकला? गोल्ड, एसेट। सिमिलरली आज तक जब भी अनसर्टेनिटी आई है, जब भी, चाहे वो मेडिवियल हिस्ट्री हो चाहे एंशिएंट हिस्ट्री हो, गोल्ड ही एक ऐसा एसेट रहा या सेफ हेवन रहा जब आपको उसमें लोग सेफ फील करते हैं। तो सिमिलरली आपने जो कहा, जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस में गोल्ड ही अकेला एक एसेट है जहां पे आप अपने आप को स्विच करते हो। तो आज भी वही करते हैं, कल भी वही करेंगे लोग। सो दिस इज द आंसर। पर लेकिन यू हैव टू बी बैलेंस्ड इन योर अप्रोच। लाइक ये नहीं है कि आप 100 का 100 रुपीज़ गोल्ड में डाल दीजिए, तो आप उसको मिक्स कर सकते हैं, लाइक इक्विटी, गोल्ड एंड अदर एसेट्स ऑल्सो, राइट? इज दैट द स्ट्रेटजी? 100% मैम। देखो आज की डेट में जो पिछले गोल्ड ने रैली सिखाई है, वैसे तो ये बुक्स कहती हैं कि आपके पास 100 रुपये में से 10 से 15% का मेटल होना ही चाहिए, कमोडिटी होनी चाहिए, कमोडिटी में मेजरली गोल्ड होना चाहिए, ठीक है। पिछले रन ने तो हमें यही सिखाया कि डेफिनेटली होना चाहिए। तो आपका पोर्टफोलियो बैलेंस्ड होना चाहिए। जो मैंने आपको 50, 30 और 10-10 बोला था, आप उसको 40, 10, 30 और 10-10 कर लो। वो 10 रुपये हम स्मॉल कैप बेच के गोल्ड ले सकते हैं। जी गौरव सर, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। थैंक यू सो मच। लॉट्स टू लर्न फ्रॉम यू। थैंक यू।